कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। लागू चाचा, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। ना चाचा ना, बुढ़ापा आने से पहले ही दुनिया से जाना अच्छा। कैसी बातें करते हो? बुढ़ापे में हाथ पैर चले ना, जेब होती है खाली और कोई नहीं करता तब देखभाली। सब घूमेंगे आगे पीछे अगर होगी हाथ में पेंशन की थैली। पर मैं तो सरकारी नौकरी। अरे बीमा कंपनियां कई पेंशन योजनाएं चलाती हैं। पेंशन योजना के तहत बीमा करवाओ और पूरा जीवन सुखमय बनाओ। IRDA द्वारा जनहित में जारी। आज बाइस्कोप की बातें एक नाचने वाली नहीं, नचाने वाली नहीं, ये भी नहीं, नाचने वाले किरदारों को लेकर बनाई गई फिल्म की बातें। दोस्तों, बहुत कम ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अभिनय के साथ साथ निर्माण, लेखन और निर्देशन भी किया, और जिन्होंने ये जुर्रत की उनमें कामयाब होने वाले कलाकार उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इन्हीं कलाकारों की कतार में खड़े हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर अभिनेता तो 1941 में ही बन गए थे, लेकिन निर्माता और निर्देशक बन पाए 1964 में, और वो भी केवल एक फिल्म ही बना पाए। बहरहाल कभी कभी एक फिल्म भी नाम और दाम कमाने के लिए काफी होती है, और ऐसी ही फिल्म थी चा चा चा। जैसा कि मैंने कहा, ये नाचने वाले किरदारों की कहानी थी, लेकिन नहीं कहा होता तो भी फिल्म का नाम ये बताने के लिए काफी है। तो आइए अब फिल्म चा 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 की बातें सुने, जिन्हें खोजबीन कर आलेख की शक्ल में हम तक लाए कलीम राही। बातों को आप तक पहुंचाने में सहायक हैं PKA नायर, और आज आपको बातें सुनाएंगे। वैसे आज क्या, हर हफ्ते इस प्रोग्राम को पेश करते हैं लोकेंद्र शर्मा। तो फिलहाल मैं खामोश हो जाती हूँ ताकि आप सुन सकें अपनी मनपसंद बाइस्कोप की बातें। एक चंदेली के मंडले तले, एक चंदेली के मंडले तले, मैं कहे थे जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कहे थे जरा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार के आग में जल गए। एक चंदेली के मंडले तले, एक चंदेली के मंडले तले। फिल्म चा 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 के इस रुमान परवर गीत को सुनिए तो हैदराबाद के जाने माने शायर मखदूम मोहिउद्दीन की याद आ जाती है। ये गीत असल में उनकी एक मशहूर नज्म है। मखदूम साहब 3 फरवरी 1908 को आंध्र प्रदेश के शहर मेदक में पैदा हुए थे, और 25 अगस्त 1969 के दिन दिल्ली में इस जहाने फानी से रुखसत हो गए। इस नज्म की एक दिलचस्प बात यह है कि निर्माता निर्देशक राज खोसला ने मखदूम साहब से इसे सिर्फ 600 रुपए के नजराने के एवज में ले रखा था, लेकिन वे अपनी किसी फिल्म में इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। एक पार्टी में उनकी मुलाकात अभिनेता चंद्रशेखर से हुई। चंद्रशेखर उन दिनों फिल्म चा 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 बना रहे थे। राज खोसला साहब ने सलाह दी कि यदि इस रुमानी नज्म को इस म्यूजिकल फिल्म के साथ जोड़ दिया जाए तो बेहद फायदा होगा। चूंकि चा 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 संगीतकार इकबाल कुरैशी की फिल्म थी, और इकबाल कुरैशी ने इस नज्म की पहले से ही धुन बना रखी थी, इसलिए बात बन गई। और पर्दे पर यह नज्म सलीम और अनारकली के तारीखी किरदारों पर फिल्माई गई। ये किरदार इमेजिनेशन में खुद चंद्रशेखर और हेलन ने निभाए थे। प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए। एक चंदेली के मंडले तले, एक चंदेली के मंडले तले। अरे हाँ, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि लेखक, निर्माता, निर्देशक और नायक चंद्रशेखर ने फिल्म चा 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 भावदीप फिल्म्स के परचम तले सन 1964 में बनाई थी, और इसके बाकी गीत भी बेहद मनमोहक थे। मसलन नीरज का ये गाना, आज भी ये गाना अक्सर सुनाई देता है। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की
बहार की वो हम न थी, वो तुम न थे। ये खेल था नसीब का, ये खेल था नसीब का, न हंस सके न रो सके, न दूर पर पहुंच सके, न दार पर ही सो सके। कहानी किससे ये कहे, कहानी किससे ये कहे, चढ़ाओगी उतार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की वो हम न थी, वो तुम न थे। फिल्म चाचा चा सिर्फ एक म्यूजिकल फिल्म ही नहीं थी, एक बामकसद फिल्म थी। उसमें जो सवाल उठाया गया था वो आज भी लाजवाब है। यानी अगर हम नए दौर के कल्चर बिल्कुल नहीं अपनाते तो शायद वक्त से पीछे रह जाएंगे, और अगर उसको पूरी तरह से ओढ़ लेते हैं तो खुद हमारा कल्चर तार तार होने लगेगा। 1000 बार मना किया था कि लड़की की जात है, इसे विलास पढ़ने के लिए मत भेजो, मगर तुम नहीं माने। देखो डार्लिंग, तुमने फिर अपना पुराना भाषण शुरू कर दिया। अगर तुमने बच्चों को कुछ कहा तो बस क्या करूं? भला मैंने इन्हें खेलने कूदने के लिए मना किया है, मगर ये क्या हर वक्त बेहूदे कपड़े, बेहूदे नाच गाने, बस बक टक बस पत्ते। मैं कहती हूँ हमारी सभ्यता को अच्छा लगता है। अरे भगवान के लिए इनकी जिंदगी मत चौपट करो, इन्हें मत बर्बाद करो। फिल्म चाचा चा की बात को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों हम आपको जनाब चंद्रशेखर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। पूरा नाम चंद्रशेखर गौरी शंकर वैद्य, जन्म 7 जुलाई 1923, जगह हैदराबाद, और वहीं सिटी कॉलेज में उन्होंने तालीम पाई। फिल्मों का शौक जागा तो तेलुगु की फिल्मों में नसीब आजमाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली तो जनाब बम्बई तशरीफ ले आए। सन 1941 में शालीमार स्टूडियो में 1 रुपया 8 आने के रोज पर एक्स्ट्रा के तौर पर भर्ती हो गए। बाद में वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो से जुड़े और वहां अभिनय के साथ साथ डायरेक्शन और एडिटिंग में भी उनके असिस्टेंट रहे। सन 1953 में वी शांताराम ने एक फिल्म बनाई सुरंग। इसमें 2 हीरो थे, एक थे चंद्रशेखर और दूसरे विनोद कुमार। विनोद कुमार बाद में लेखक और निर्देशक बन गए। लेखक के तौर पर विनोद कुमार ने कामयाबी पाई फिल्म मेरे महबूब में, और वे लेखक निर्देशक बने फिल्म जहां आरा में। सुरंग के बाद चंद्रशेखर की एक पहचान बन गई और वो कई फिल्मों में नायक और सहनायक के तौर पर जलवागर हुए। और फिर सन 1959 में बतौर नायक उनकी एक फिल्म आई काली टोपी लाल रुमाल। इसके निर्माता थे देवी शर्मा और निर्देशक तारा हरीश। काली टोपी लाल रुमाल बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और उसके गाने गली गली में ऐसे गूंजे कि उनकी गूंज आज तक सुनाई देती है। लागे छूटे ना अब तो सनम, लागे छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए दिया तेरी कसम, लागे छूटे ना अब तो सनम। काली टोपी लाल रुमाल की कामयाबी के बाद चंद्रशेखर का एक इमेज बन गया रोमांटिक हीरो वाला। उन दिनों जो निर्माता शम्मी कपूर को नहीं ले पाते वे चंद्रशेखर को ले लेते, लेकिन ये दौर ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और चंद्रशेखर के पास सिवा इसके और कोई राह न बची कि वो खुद अपनी फिल्म का निर्माण करें। फिल्म निर्माण वैसे चंद्रशेखर के लिए कोई नई बात नहीं थी। भारत भूषण और उनके भाई आर चंद्रा की फिल्म कंपनी के साथ उन्होंने फिल्म बेबस बनाई थी। इसके अलावा मीनार, बसंत बहार और बरसात की रात में भी वे उनके साथ रहे थे, क्योंकि जिस फिल्म कंपनी ने ये फिल्में बनाई थी उसके 3 डायरेक्टर्स थे और इन 3 डायरेक्टर्स में एक थे चंद्रशेखर। बरसात की रात के बाद जब भारत भूषण और चंद्रशेखर इस कंपनी से अलग हो गए तो भारत भूषण ने तो नितिन बोस के निर्देशन में एक फिल्म बनाई दूज का चांद, और आर चंद्रा ने अपनी नई फिल्म शुरू की नई उम्र की नई फसल।
चंद्रशेखर ने भी फैसला किया कि वो भी अपनी फिल्म बनाएंगे और इसके बाद उन्होंने चाचा चा के नाम से एक रोमांटिक कहानी लिखी और इस कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला किया और सुबह शाम इस कहानी के ख्यालों में वो डूबे रहने लगे। सुबह नाई, शाम नाई, सुबह नाई, शाम नाई, जिस दिन तेरी याद नाई, याद नाई, सुबह नाई, शाम नाई। चंद्रशेखर ने चाचा चा की कहानी जिसे भी सुनाई उसे बेहद पसंद आई, लेकिन जब फाइनेंस की बात चलाई तो कोई भी आगे आने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन चंद्रशेखर ने भी हौसला नहीं हारा, क्योंकि फिल्मी दुनिया में उनके दोस्तों का दायरा बहुत बड़ा था, उन्हें सब जानते थे। और इसकी वजह यह थी कि चंद्रशेखर केवल अभिनेता ही नहीं थे, फिल्म कामगारों के नेता भी थे। वे लगभग 10 बरस तक सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, 14 बरस तक फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के सदर रहे और इसके अलावा कई दूसरी फिल्मी संस्थाओं से भी वे जुड़े रहे। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी फिल्म इंडस्ट्री की नुमाइंदगी की। यूनियनबाजी और समाज सेवा के मैदान में चंद्रशेखर ने कई झंडे गाड़े, लेकिन ज्यादा तफसील में फिलहाल न जाकर आइए हम लौट चलते हैं फिल्म चाचा चा की तरफ। एक नली घर से चली, एक नली घर से चली, तन सवार के कजरा डार के, तन सवार के कजरा डार के, अपने शाम की कुंज गली। एक नली घर से चली, एक नली घर से चली। मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि चंद्रशेखर ने बिगड़े हुए हालात के बावजूद हौसले का दामन नहीं छोड़ा और चाचा चा बनाने के अपने फैसले पर वे डटे रहे। चाचा चा में हीरो की भूमिका सिंगर डांसर की थी और चंद्रशेखर इस भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने वेस्टर्न डांस तो उसी वक्त सीख लिया था जब वे निर्माता निर्देशक भगवान दादा की फिल्म सच्चे का बोलबाला में काम कर रहे थे। शूटिंग के दौरान एक बार जब डांस की जरूरत पड़ी तो उन्होंने महसूस किया कि वो डांस करना कतई नहीं जानते। इसलिए इस फिल्म की खातिर चंद्रशेखर ने सेम जोदास से डांस सीखना शुरू किया और घर पर भी ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बजा बजा कर सुबह शाम डांस करने की प्रैक्टिस की। 1 2 1 2। चाचा चा में हीरोइन की भूमिका भी एक डांसिंग गर्ल की थी। जाहिर है डांस का ख्याल आते ही जहन में पहला नाम गूंजता है हेलन। लेकिन चंद लोगों को इस बात पर एतराज था कि हेलन को इतनी जज्बाती भूमिका में लिया जाए, लेकिन चंद्रशेखर ने एक बार सोच लिया तो सोच लिया। हीरोइन चुन ली गई हेलन। हीरोइन की बड़ी बहन की भूमिका में बेला बोस को लिया गया और छोटी बहन की भूमिका एक नई लड़की को दी। ये नई लड़की थी अरुणा ईरानी। इन तीनों बहनों की मां बनी लीला मिश्रा और बाप बने ओम प्रकाश। दूसरी मुख्य भूमिकाओं में थे नाना पलसीकर, ओपी रंधन, इफ्तिखार, टुनटुन, पॉलसन और मदनपुरी। इनके अलावा मशहूर गिटार नवाज वेन शिपले और मेहमान भूमिकाओं में दारा सिंह और पाची। फोटोग्राफी हरेण भट्ट ने की, एडिटिंग IM कुन्नू की थी, गीत भरत व्यास, नीरज और मखदूम मोहिउद्दीन ने लिखे थे और संगीतकार थे इकबाल कुरैशी। पाए लागू चाचा, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। ना चाचा ना,
बुढ़ापा आने से पहले ही दुनिया से जाना अच्छा। कैसी बातें करते हो? बुढ़ापे में हाथ पैर चले ना, जेब होती है खाली और कोई नहीं करता तब देखभाली। सब घूमेंगे आगे पीछे अगर होगी हाथ में पेंशन की थैली। पर मैं तो सरकारी नौकरी। अरे बीमा कंपनियां कई पेंशन योजनाएं चलाती हैं। पेंशन योजना के तहत बीमा करवाओ और पूरा जीवन सुखमय बनाओ। IRDA द्वारा जनहित में जारी। फिल्म चाचा चा की कहानी कश्मीर से शुरू होती थी, इसलिए चंद्रशेखर ने शूटिंग की शुरुआत भी वहीं से करने का फैसला किया। उस दिनों कश्मीर के मुख्यमंत्री थे बख्शी गुलाम मोहम्मद। इनके साथ चंद्रशेखर की अच्छी जान पहचान थी। उन्हीं दिनों निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत भी श्रीनगर में कश्मीर की कली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। चंद्रशेखर भी अपनी यूनिट के साथ कश्मीर पहुंचे। मुख्यमंत्री बख्शी साहब से मुलाकात की, शक्ति सामंत से भी मिले और प्रोग्राम के मुताबिक चाचा चा फिल्म का मुहूर्त किया और इसके साथ ही शुरू हो गई फिल्म चाचा चा की शूटिंग। प्यार हो गया है, मानो न मानो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फिल्म चाचा चा की कहानी कुछ इस तरह है। सेठ दीनानाथ बेहद आजाद ख्यालों के आदमी थे, मॉडर्न कल्चर के दिलदादा। उनकी पत्नी धार्मिक विचारों की अनपढ़ औरत, और अक्सर दीनानाथ जी को ये औरत रोकती टोकती रहती। दीनानाथ की मंझली बेटी लली हाल ही में विलायत से पढ़कर लौटी थी। जन्माष्टमी का दिन था, इसलिए माँ ने लली से कहा, आज जन्माष्टमी का दिन है, मंदिर में जाके ठाकुर जी को कोई चढ़ा। मामी डोंट पॉइंट माय मूड, तू जा। अभी तो घर में मेरा कोई नहीं सुनता, न गीता सुनती है न कल्पना सुनती है। तू तो विलायत से पढ़कर आई है ना, अच्छी लड़की है, माँ का कहना मानती है। ओके ओके मैं जाती हूँ। ऐसे मनुष्य का अपना मंदिर जाएगी, भला कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मैं क्या करूँ, मेरे पास साड़ी नहीं है। तो चल देती हूँ मैं साड़ी। ओहो मामी लली सज संवर कर पूजा की थाली उठाई मंदिर पहुंची और वहां देखा कि कृष्ण भक्त पूरण सितार पर एक मधुर गीत गा रहा था। गालों पे पूनम की छटा थी, बालों में सावन की घटा थी। गालों पे पूनम की छटा थी, बालों में सावन की घटा थी। कारी कजरारी दो अखियाँ, कारी कजरारी दो अखियाँ, जैसे नील कमल की पखियाँ, जैसे नील कमल की पखियाँ। गोल अंग था, गोरा रंग था, गोल अंग था, गोरा रंग था। चंदा की किरणों में पली एक नली घर से चली, एक नली घर से चली। लली ये गाना सुनकर गुस्से में भड़क उठी और उसने पूरण को एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। लोफर, मंदिर में बैठकर लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? क्या किया तुम? ये मंदिर है या बदमाश साजा? अरे ये तो बेकार था, भजन कीर्तन गा रहा। लोगों ने कहा जन्माष्टमी है इसलिए श्रृंगार रस होना चाहिए। 14 साल कस के गीत गा रहा। मेरा नाम लली। लली तो राधा का भी नाम है। बाबा, मुझसे क्या अपराध हो गया बाबा?
मुझे क्यों मारा बाबा? लली सोच में डूबी, खामोश खामोश घर आई। रात भर वो सो नहीं पाई और सवेरा होते ही एक बार फिर मंदिर जा पहुंची। राधे राधे। कौन है? मैं हूँ बाबा, कल वाली लड़की। माफी मांगने आई हूँ। सूरदास आपके बेटे हैं क्या? मेरे बेटे से भी ज्यादा है। वो बस से अंधे हैं? क्या कहा? मेरा मतलब बचपन से अंधे हैं क्या? नहीं बेटी, सर्दियों के बाद जब मैं जम्मू से लौट रहा था तो रास्ते में बनिहाल में ठहर गया। उसी रात इसके घर में आग लग गई। अपने माँ बाप को बचाने के लिए घर में गया, उन्हें तो बचा नहीं सका, स्वयं अपनी आंखें खो दी। फिर आप इनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते? मेरा मतलब इलाज क्यों नहीं कराते? इतना पैसा हमारे पास कहाँ है बेटा? पुजारी जी ने मजबूरी जताई कि पैसे नहीं हैं, तो लली ने सलाह दी कि पूर्ण को बंबई ले जाना चाहिए। तभी बाहर किसी के बात करने की आवाज सुनकर पूर्ण आ गया। कौन है बाबा? बेटा, कल वाली लड़की तुमसे क्षमा मांगने आई है। उनको पश्चाताप करने की क्या जरूरत बाबा? मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। वो तुम्हें बंबई ले जाने के लिए कह रही है। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बाबा को छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है सूरदास जी। यहाँ मेरा श्रीनगर में खुद का हाउस बोर्ड है। हम लोग हर साल यहाँ पर आते हैं। और फिर मेरा बेटा सुरेंद्र विलायत से जब भी आता है बम्बई में ठहरता ही नहीं, यहीं पर आता है। और सुरेंद्र के पिताजी इतने अच्छे हैं, इतने दरिया दिल हैं कि छोटे बड़े अमीर गरीब किसी में भेदभाव नहीं रखते। और तुम्हें देख के बड़े खुश हो जाएंगे। और फिर सेठ दीनानाथ अपने परिवार के साथ पूर्ण को भी बंबई ले आए। उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाया और पूर्ण की आंखों की रोशनी लौट आई। पूर्ण, मैं दिखाई देती हूँ? अम्मा जी। पूर्ण बेटे, ये तुम्हारी माँ है तो अनपढ़ और गंवार, मगर सब घर की देखभाल यही करती है। और ये है डॉक्टर अहमद, हमारे फैमिली डॉक्टर। और लल्ली कहाँ है जिसने सबसे ज्यादा देखभाल की है इसकी? लल्ली कहाँ है? लल्ली कहाँ है? लली भगवान की मूर्त के आगे बैठी पूर्ण की आंखों की रोशनी मांग रही थी कि तभी पूर्ण वहां आया और उसने खुशखबरी सुनाई कि अब वो देख सकता है। गीता पूर्ण को अपने साथ डांस करने की जिद करने लगी। पूर्ण परेशान सा हो गया। एक बात कहूँ? कहिए। अगर आप माने तो। जरूर मानूंगा, लेकिन डांस के लिए मत कहिएगा। डांस करने के लिए नहीं, डांस सीखने के लिए। मैं डांस सीखूंगा? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 स्टेप। पर लल्ली जी, मुझसे ये डांस नहीं होगा। आप इसे जितना मुश्किल समझते हैं, ये उतना ही आसान है। और जिसे ताल सुर का ज्ञान हो, 20 दिन में उस्ताद हो जाता है। लली ने पूर्ण को डांस स्टेप्स सिखाना शुरू किया। 1 2 चा 1 2 चा 1 2 चा 1 2 चा। लल्ली, कब तक ये करती रहोगी? सब लोग जा चुके हैं उधर। मदन, आई एम सो सॉरी, मैं अभी आती हूँ। सॉरी। चलिए। ओके। ठीक, हाँ, आप मेरी तरफ देखिए। 1 2 चा ओके, 2 चा 1। लली पूर्ण को मॉडर्न बनाने में जुट गई। उधर कल्पना के होने वाले ससुर ज्ञानदास भी अपने मॉडर्न बेटे सूरज से परेशान थे। सूरज अपना गिटार संभाले घर लौटा तो ज्ञानदास जी ने उसे डांट पिलाते हुए कहा, बरपरदार, तुम मेरी औलाद हो या एल्विस प्रेस्ली की? ये तंग पतलून पहनकर तुम बंदर की तरह नाच रहे हो। याद रखो, तुम्हारी ये पतलून फाड़ कर मैं लंगोट बना दूंगा। ओ दीनानाथ, अरे हाँ, अभी मैं इस गंवार के बच्चे को यही डांट रहा था कि दीनानाथ की एक बेचारी कल्पना अच्छी लिखी पढ़ी सुशील लड़की है, उसको ये गंवार का बच्चा बिगाड़ रहा है। क्या कहा? ए मिस्टर अंग्रेज, लड़के का बाप मैं हूँ और सगाई मेरे ही घर में होनी चाहिए, समझे? बकवास बंद करो, मैं बिल्कुल सुनना नहीं चाहता। हाँ, ठीक है। और इस तरह दीनानाथ के घर में फिर एक बार डांस का हंगामा शुरू हो गया। डांस के इस हंगामे में पूर्ण एक बार फिर फंस गया और गीता एक बार फिर उसके साथ डांस करने की जिद करने लगी। पूरन जी, हम डांस करेंगे। नहीं गीता जी, मैं डांस नहीं कर सकता, मुझे माफ। देखिए पूरन जी, आज आपको डांस कराना होगा। मदन के साथ डांस करना। ओके।
आइए पूरन जी, आप मेरे साथ आइए। नहीं लली जी, ये काम मेरे बस का नहीं है। इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कोई आपकी तरह सीधा आदमी चाहिए। थोड़ा सा डांस सीख लीजिए, इनमें भी कोई 30 ना खाने ही है। लेकिन लली जी मुझे शर्म लगती है। जिंदगी में अगर कुछ बनना हो तो वक्त के साथ चलना चाहिए। देखिए, कल से ऑफिस के बाद आप मेरे साथ रहिए। अच्छी बात है। पूरन और लली अपनी शामें साथ साथ गुजारने लगे और देखते ही देखते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कैसा सफर अपना, कैसा जहां है, इतना बता दो राही मंजिल कहाँ है। कितनी हसीरत है, कैसा समा है, मंजिल न पूछो साथी, उल्फत रवा है। तुमसे मानो न मानो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुमसे कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मानो न मानो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुमसे कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पूरन और लली की दोस्ती में मजेदार बात ये हुई कि पूरन तो मॉडर्न बन गया और लली पूरी तरह हिंदुस्तानी बन गई। पूरन और लली का प्यार परवान चढ़ रहा था कि एक दिन दीनानाथ ने दोनों को साथ साथ कार में जाते हुए देख लिया। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने पूरन को तलब किया। पूरन बेटा, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें तुम जैसा लड़का मुफ्त में मिल गया। बाबूजी, बात दरअसल ये है कि मैं कल्पना की शादी के साथ साथ लल्ली और तुम्हारी सगाई भी कर देना चाहता हूँ। जी, और तुम्हारी शादी के वक्त गीत और मोहन की सगाई कर दूंगा। कोई एतराज नहीं बाबूजी? और हाँ, अगर तुम अपने घर वालों को बुलाना चाहो तो बता दो ताकि उसका इंतजाम कर दिया जाए। वो गरीब लोग यहाँ के ये क्या मेरी रेडी की बात करते हो? जमाना कितना आगे बढ़ चुका है। आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग। छोटा बड़ा, बड़ा छोटा। बेटे, इस दुनिया में इंसानियत से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इधर ऑफिस में दीनानाथ और पूरन के बीच रिश्ते की बात हुई और उधर घर में माँ लली को निहारते हुए बोली, भगवान, आज मैं कितनी खुश हूँ। अरे बेटी, मैंने ये तो कहा था कि तुम ये देसी गंवार कपड़े पहन, मगर ऐसे वैसे कपड़े पहनकर महंगे वाले कितनी बदनामी कर रहे थे। आज तो इन कपड़ों में कितनी अच्छी लग रही है। ये सब पूरन की वजह से हो रहा। लली खुश खुश पूरन से मिलने के लिए जाने लगी कि इसी बीच दीनानाथ आ गए। बेटे, तुम्हारी पूरन से शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती डैडी? कुछ काम अगर माँ बाप पर छोड़ दिए जाए तो ठीक रहती है। डैडी, क्या बात है, बताइए ना। पूरन हरिजन है। अगर हरिजन है भी तो क्या हुआ? इंसान नहीं है क्या? उनको मैं खुद लाइक करता हूँ, लेकिन मेरी पोजीशन और फिर सोसाइटी को क्या कहूँगा? अगर ऐसे ही है तो हमें आजादी क्यों दी? माँ की तरह क्यों नहीं रहने दिया? डैडी, मैं पूरन ही से शादी करूंगी। अरे जमुना प्रसाद, इस बार कौन सी खाद डाली जो बिना पानी बल से भी फसल दुगनी पैदा हुई तुम्हारी? पिछली बरसात में ये टंकी बनवाकर पानी इकट्ठा कर लिया था सरपंच साहब। इस बार इसी से वक्त पर सिंचाई की और खेतों में सोना उगला। अरे वाह! घर हो या खेत, बारिश का पानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाकर इकट्ठा करने में ही समझदारी है। जीवन का सार्थक योग, पानी का सदुपयोग। स्वच्छ जल सभी के लिए, यही है जल संसाधन मंत्रालय का लक्ष्य वर्ष 2003 के लिए। लेकिन लली को अपनी ये जिद छोड़नी पड़ी जब दीनानाथ ने उसे आगाह किया कि अगर उसने पूरन से शादी की तो उसकी बड़ी बहन कल्पना की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि कल्पना के मंगेतर सूरज के माँ बाप पुराने ख्यालात के लोग हैं। ठीक है, आप उनसे कुछ ना कहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि क्या कहूँ और कैसे कहूँ। अच्छा बेटा, तुम अपनी अपॉइंटमेंट पे जाओ। अब क्या जाओ? बहन
एक ही जिंदगी का सवाल है ना। लली के सारे सपने पल भर में बिखर गए, लेकिन उसने अपने आंसुओं को आंखों में ही समेट लिया। लली जी, मैं आपके लिए पायजेब ले आया हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मैं वैसे ही करूंगा जैसे आप कहेंगी, डांस भी करूंगा आपके साथ। क्यों, क्या बात हो गई? शादी होने वाली है ना। शादी? मेरी शादी आपके साथ। क्या मतलब? डैडी ने मुझे सब कुछ बताया। डैडी का दिमाग खराब हो गया है। मैं आपसे हमदर्दी में बातचीत करने लगी, फिर आपने ये क्यों सोच लिया कि मदन जैसे दौलतमंद को छोड़कर आपसे शादी करूंगी? आइंदा अगर ऐसी बात की। लली जी, तो वो सारी बातें। तो क्या हुआ, देखा नहीं कॉलेज में लड़के लड़कियां इसी तरह रहते हैं। अच्छा, तो कॉलेज की पढ़ाई का मतलब यही होता है? तुम कौन हो ऐसी बातें पूछने वाले? क्षमा कीजिए, अब मुझे पता चला कि मेरी औकात क्या है। जाते जाते पूरण के हाथों से पाजेब गिर गई। लली ने उसे उठा लिया और भीगी पलकों से उस पाजेब को देखती रही। पूरण उसी रोज दीनानाथ का घर छोड़कर चला गया। लली के दिन और रात पूरण की यादों में डूब गए। एक दिन वो समंदर की लहरों से मन बहला रही थी कि पूरण की पाजेब उसके पैर से निकल गई और वो उस पाजेब को निहारते हुए ख्यालों की दुनिया में खो गई। ये बता चार अगर तेरी जंजीर में, तेरी जंजीर में, ये बता चार अगर, ये बता चार अगर तेरी जंजीर में, तेरी जंजीर में नुस्खे की मियाए मोहब्बत भी है, नुस्खे की मियाए मोहब्बत भी है, कुछ इलाजो मदावाए उल्फत भी है, उल्फत भी है, उल्फत भी है। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मुंडवे तले, एक चमेली के मुंडवे तले। लली के ख्यालों में अनारकली और शहजादा सलीम एक दूसरे की चाहत में खोए हुए थे। ख्वाजा सरा ने दौड़ते हुए आकर खबर दी कि आलम पनाह तशरीफ ला रहे हैं। अनारकली बेताब होकर जाने लगी तो सलीम ने उसे रोका। अनारकली, तुम कहाँ चली? साहिब आलम, ये तो कयामत हो जाएगी। क्यों? आज सलीम वलीर सल्तनत की हैसियत से नहीं, इंसान की हैसियत से अपने बाप से हक मांगेगा, और वो है अनारकली। लेकिन वो इस बात पर हरगिज़ तैयार नहीं होंगे शहजादे। तो मैं भी। शहजादे, ये बगावत है। तुम्हें शायद हमारी जरूरत न अनारकली, लेकिन तुम्हारे बगैर हमारी जिंदगी बेजान है। एक मिट्टी का पुतला है, तुम रूह को जिस्म से अलग करना चाहती हो। हमें बगावत न करने के लिए कह रही हो, खुद खुदा से बगावत कर रही हो। लली ख्यालों की दुनिया से बाहर आई तो उसके मन से आवाज उभरी। देखा लली, सलीम अपने प्यार के लिए वक्त के साथ सब छोड़ने के लिए तैयार हो गया, और तुमने जरा सी बात के लिए पूरी को बेइज्जत करके निकाल दिया। यही है आजकल का प्यार। लली के दिल पर इस ख्याल से गहरी चोट लगी। वो उदास हो गई, मगर उदासी हालात को बदल नहीं सकती। उसके पिता दीनानाथ उसका भविष्य तय कर चुके थे। ज्ञानदास का टेलीफोन आया है, अगले महीने कल्पना की शादी तय होगी। बड़ी खुशी की बात है, ये आप कल्पना दीदी से कहिए, मुझसे क्यों कह रहे हैं? बेटी, मैं तुम्हारी सगाई के बारे में पूछने आया हूँ। डैडी, जब मुझे शादी ही नहीं करनी तो सगाई के सवाल ही कहाँ पैदा होते हैं? लली, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो गीता की शादी कैसे होगी? तुम्हारी छोटी बहन है ना। अजीब मुसीबत है, अगर मैं अपनी पसंद से शादी करती हूँ तो बड़ी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शादी नहीं करती तो छोटी बहन हमेशा के लिए कुंवारी रह जाती है। सारे खानदान में बलिदान के लिए मैं अकेली रह गई हूँ। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मदन कितना अच्छा लड़का है,
खानदानी है, होशियार है, स्मार्ट है, पैसे वाला है और तुमसे बहुत प्यार करता है, तो तुम भी तुमसे। डैडी, मैं मदद से शादी करूंगी। दीनानाथ चले गए। लली ने रेडियो ऑन किया और अनाउंसर की आवाज आई, अभी आप ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद के स्टूडियो कलाकार से वाद्य संगीत सुन रहे थे। अब आप पूरन चंद कश्मीरी से एक गीत सुनिए। पूरन चंद कश्मीरी। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थे प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। ये खेल था नसीब का, ये खेल था नसीब का, न हंस सके न रो सके, न दूर पर पहुंच सके, न दार पर ही सो सके। कहानी किससे कहे, कहानी किससे ये कहें, चढ़ाओगी उतार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। पूरन के इस गीत ने लली के दिल में हलचल मचा दी और वो तड़प कर रह गई। उधर पूरन ने लली का अरमान पूरा करने के लिए बाकायदा डांस सीखना शुरू कर दिया। इसी दौरान लंदन से लली के भाई और भाभी आ गए। दीनानाथ के घर में फिर से हंगामे होने लगे। ऐसे में अचानक लली को बंगले के ऊपरी कमरे से पूरन का गाना सुनाई दिया। तुम ही थे मेरे हमसफर, तुम ही थे मेरी रोशनी, तुम्ही ने मुझको दी नजर बिना। लली उतावली में तेजी से जीने के ऊपर दौड़ी और सीढ़ी से उसका पांव फिसला और वो एक हादसे का शिकार हो गई। पूरन विलायती नाच में एक्सपर्ट हो चुका था। एक दिन उसने चाचा चा डांस कंपटीशन का इश्तिहार देखा। ये कंपटीशन 25 जनवरी को बंबई में होने वाला था। इश्तिहार पढ़कर पूरन के मन में लली की आवाज उभरी, जिंदगी में अगर कुछ बनना हो तो वक्त के साथ चलना चाहिए। पूरन जी, अगर आप मेरे साथ डांस नहीं करेंगे तो मैं सारी जिंदगी डांस नहीं करूंगी। पूरन डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अपनी डांस पार्टनर मैरी चैम्बर्स के साथ बंबई पहुंचा। यहाँ जलसे में लली भी अपनी बहन कल्पना के साथ आई हुई थी। All the competitors, please get ready. अब हमारा कंपटीशन शुरू होता है। ये फ्री स्टाइल कंपटीशन है, इसमें किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं। But mind you, you all will have to maintain the rhythm of cha cha cha. Silence, silence, silence. जो भी ये कंपटीशन जीतेगा उसे सारे हिंदुस्तान की फ्री सैर कराई जाएगी। Free trip to all the important places in India. Now, all the competitors, please come onto the floor. Please come. जजेस की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल कंपटीशन में 2 पेयर सिलेक्ट हुए हैं।
मेरी चैम्बर्स एंड पूरन वर्सेस एडवीना एंड विलियम। बाकी सब पेयर फ्लोर खाली करते हैं। थैंक यू। साइलेंस साइलेंस प्लीज, साइलेंस। फाइनल राउंड पूरा हुआ तो अचानक पूरन की नजर लली पर पड़ी और पूरन तेज कदमों से उसके पास आकर बोला, लली जी नमस्ते। मुझे मालूम था कि आप मेरे बगैर डांस नहीं करेंगे और ये भी मालूम है कि आपको डांस कितना पसंद है, इसीलिए मैंने डांस सीखा है। मुबारक हो, भगवान आपको और भी तरक्की दे। मुझे तो पहले ही से मालूम था कि ये आपके लिए मामूली बात है। लली जी, जब तक कंपटीशन का रिजल्ट आउट हो, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? आई एम सॉरी पूरन जी, मैं डांस नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। अरे इसमें मजबूरी की क्या बात है? मैं अभी आपके हस्बैंड से परमिशन ले लेता हूँ। मिस्टर मदन। नहीं। पूरन मदन को देखने के लिए आगे बढ़ा तो कल्पना ने उसे रोक दिया। पूरन जी, आप मदन का नाम न ले। मदन का नाम न ले? हाँ, मदन ने लली से शादी करने से इनकार कर दिया है। शादी करने से इनकार कर दिया? मगर मदन तो लली को इतना प्यार करता था और लली भी तो मदन को। लली बेचैन होकर उठने लगी तो उसकी बैसाखियां गिर पड़ी और पूरन ने ये देख लिया। बात ऐसी है पूरन जी कि मेरी शादी से कुछ ही दिन पहले मेरे भैया और भाभी लंदन से आए हुए थे। सभी लोग खुशी में नाच कूद रहे थे। मैं अपने ससुर के कारण ऊपर कमरे में बैठी रेडियो सुन रही थी कि इतने में हैदराबाद से आपके गाने की आवाज सुनी तो मैंने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा दिया। वो आवाज नीचे लली ने भी सुनी और बेतहाशा ऊपर कमरे पर भागी। बदकिस्मती से सीढ़ी पर से उसका पांव फट गया और उसका एक पांव खराब हो गया। आप लोगों ने इलाज नहीं कराया? क्यों नहीं, डॉक्टरों का कहना है इलाज कराने से उसका पांव ठीक हो सकता है, लेकिन वो किसी की मानती ही नहीं। इलाज कराने से साफ इनकार करती है। कभी हंसती है, कभी रोती है। यहाँ भी नहीं आना चाहती थी, मैं जबरदस्ती ले आई ताकि कुछ तबीयत तो बढ़ जाए। चाचा, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। ना चाचा ना, बुढ़ापा आने से पहले ही दुनिया से जाना अच्छा। कैसी बातें करते हो? बुढ़ापे में हाथ पैर चले ना, जेब होती है खाली और कोई नहीं करता तब देखभाली। सब घूमेंगे आगे पीछे अगर होगी हाथ में पेंशन की थैली। पर मैं तो सरकारी नौकरी। अरे बीमा कंपनियां कई पेंशन योजनाएं चलाती है। पेंशन योजना के तहत बीमा करवाओ और पूरा जीवन सुखमय बनाओ। IRDA द्वारा जनहित में जारी। सुनकर पूरन के दिल पर बेहद गहरी चोट लगी। जिसने मुझे आंखों की रोशनी दी, मैं उसके पैर बनकर सारी जिंदगी सेवा कर सकता हूँ। लली जी, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मुझे एक मौका दीजिए। शर्म नहीं आती? मैंने समझा था कि गवारपन दूर हो गया होगा, लेकिन आज मालूम हुआ कि गवारपन के दूर होते ही कैरेक्टर खराब हो गया है। एक लड़की के साथ नाच कूद रहे हो और दूसरी लड़की को शादी का पैगाम देकर हवाई होने का मजाक उड़ाए हो। Mary Chambers and Pooran have won the competition. Please give them a big hand. कल्पना उलझन में थी कि लली ने सबके सामने पूरन की बेइज्जती क्यों की। उसने घर पहुंचते ही जब लली से इस व्यवहार की सफाई मांगी तो लली जैसे तड़प गई। दीदी, ये बात डैडी से पूछो। पूरन हरिजन है। अगर मैं उससे शादी कर लेती तो डैडी की पोजीशन तो क्या होता? हरिजन? ना हौल भला कुव्वत। भाई दीनानाथ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्या? I never expected this from you. और बेटी लल्ली? अंकल, डैडी ने कहा था कि कल्पना दीदी के सास ससुर हमारी माँ की तरह पुराने और धार्मिक ख्यालात के लोग हैं। अगर मैं पूरन से शादी करती तो दीदी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्यों जी? तुमने हम लोगों के मुंह पर क्यों तालिक पोती? सुना है पति के पाप पुण्य में आधा हिस्सा पत्नी का भी होता है। तुमने तो हमारा धर्म कर्म सब कुछ नष्ट कर दिया। छी 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 छी, हर दिन की बात करके तुमने अंग्रेजों के अच्छे गुणों की भी रेड़ मार दी। ज्ञानदास ने जब दीनानाथ के बारे में ये सब सुना तो वो भी दीनानाथ पर भड़क उठे। ये हरिजन का क्या चक्कर? अरे दीनानाथ, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ।
थोड़ी सी गलत सलत अंग्रेजी पढ़कर न तुम अंग्रेज बन सके न हिंदुस्तानी रहे। दीनानाथ, ये कहाँ की मर्यादा है कि जात पात की आड़ लेकर इंसान को इतना जलील कर दिया जाता है। और क्यों रे लल्ली के बच्ची, भला तुम इससे तो कह दिया होती। मैं तो ये समझ रही थी कि तुम मदन को पसंद करती है, इसलिए उससे शादी करना चाहती है। हाय 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 हाय, अब मेरी समझ में आया कि उस दिन पूरन एकाएक यहाँ से क्यों चला गया। इधर सब दीनानाथ पर भड़क रहे थे और उधर पूरन मदन से उलझ पड़ा। तुमने लल्ली से शादी करने के लिए क्यों मना किया? और पूरन, जब एक लड़की आपाद हो जाए, लंगड़ी हो जाए, तो भला उससे कौन शादी करेगा? तुम ही बताओ, तुम मेरी जगह होते तो शादी करते? और फिर मेरी भी कुछ पोजीशन है आफ्टर ऑल। अगर शादी के बाद तुम अंधे हो जाते, तुम्हारी माँ लंगड़ी हो जाती या तुम्हारी बहन बहरी हो जाती, तो तुम उन्हें छोड़ देते? वाह चोटी के भी पर निकला है। कमीने शरीर। व्हाट? पूरन ने मदन और उसके नौकरों की जोरदार पिटाई कर दी। और इस तरह पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। लली ने जब ये सुना तो वो परेशान हो गई। डॉक्टर अहमद ने वादा किया कि वो पूरन को छुड़ा लेंगे। दूसरे दिन जब कल्पना अदालत से लौटी तो लली बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ दीदी?